तो आप जाके देखिए, आप खुद एक बार मुआयना करके देखिए कि नगर परिषद बीहट की क्या स्थिति है। 10 साल हो गया हम लोगों का नगर परिषद शहरी क्षेत्र बना हुआ। इन 10 सालों में क्या विकास हुआ है वो आप खुद जाके देखिए। एक हॉस्पिटल तक नहीं है हमारे नगर परिषद बीहट में, और हम एक शहरी क्षेत्र कहलाते हैं। तो जितने भी जदयू के चमचे हैं सब, यही सब जो है अभी दारू का माफिया बने हुए हैं, खनन माफिया बने हुए हैं। अभी खनन का देख लीजिए स्थिति, और उसमें पता कीजिए कि खनन में कौन सबसे बड़ा बड़ा लीडर है, तो पता चलेगा सब जदयू का लीडर है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है केवी स्टूडियो का खास प्रोग्राम में। मैं सोनी सिंह। आज आप सभी जितने भी दर्शक देख रहे हैं उन सभी दर्शकों को इस एपिसोड में भारतीय सब लोग पार्टी भाजपा के जिला अध्यक्ष सिंटू जी से मिलवाते हैं और जानते हैं कुछ राजनीतिक ज्वलंत मुद्दों के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले आप केवी स्टूडियो में आए, इसके लिए मैं सोनी सिंह आपका स्वागत करती हूँ। जी धन्यवाद। सबसे पहले सिंटू जी, आपको तो हमारे दर्शकों के सामने रूबरू कराने की जरूरत ही नहीं है। ऑलरेडी हमारे जो भी बेगूसराय के दर्शक हैं वो आपको जान ही रहे हैं। जी जी। तो अभी का जो राजनीतिक मुद्दा है उनसे इससे कुछ सवाल लेते हैं। सिंटू जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि हम लोगों को जैसा कि पता चला कि आपकी जो पार्टी है चिराग पासवान लोजपा के साथ मिल रही है, तो इस पर आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल, हम लोग चिराग पासवान के साथ गए हैं, उनके समर्थन में है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार जी चिराग पासवान के साथ हैं, और चूँकि वो एक हमारे बिहार के भविष्य भी हैं और एक युवा राजनेता हैं, हर तरह से वो संपूर्ण है। और जिस तरह से अभी अराजकता के खिलाफ उन्होंने अपनी आवाज़ को बुलंद किया, जबकि वो सत्ता में थे, एनडीए में थे, एनडीए में रहने के बावजूद भी नीतीश कुमार के खिलाफ उन्होंने अपनी आवाज़ को बुलंद किया। वो सत्ता का लालच नहीं किया, आम जनमानस के लिए उन्होंने अपनी आवाज़ को बुलंद किया। तो ये बहुत ही बड़ी बात थी, और इसी को लेके हम लोग उनके साथ हैं। चूँकि हम लोग भी नीतीश कुमार के गलत नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं और आम जनमानस तक पहुंचने का, उनकी आवाज़ को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए, मेरा दूसरा आपसे सवाल है, जैसे भाजपा हिंदुत्व की बात करती है तो आपकी पार्टी किसकी बात करती है? देखिए, भाजपा हिंदुत्व की बात करती है, भाजपा हिंदुत्व की बात कहाँ करती है? और कौन हिंदू नहीं है? हम हिंदू नहीं हैं, आप हिंदू नहीं हैं। अगर भाजपा हिंदुत्व की बात करती है तो हम भी हिंदुत्व की बात करते हैं। हम सबकी सांप्रदायिक देश है, हम सबकी बात करते हैं। और अगर वो सच में हिंदुत्व की बात करती, गौ रक्षा की बात करती, तो मेरा एक सलाह है उनसे कि आप गौ रक्षा की बात करते हैं तो गौ माता को हमारे हिंदू धर्म में पवित्र माना गया है, माता का रूप दिया गया है। उनके गोबर को भी हम लोग पवित्र मानते हैं, गौमूत्र को पवित्र मानते हैं। तो मेरा एक सलाह है उन लोगों से कि गोबर को आप ये ऐलान कर दीजिए, जहाँ आप करोड़ों रुपया खर्च करते हैं गौ रक्षक के नाम पर, आप करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं। इससे अच्छा है कि आप गोबर को खरीदें किसान से। आप ये ऐलान कर दें कि गाय के गोबर को हम 5 रुपये प्रति किलो के ग्राम से हम खरीदते हैं और गौमूत्र को 2 रुपये प्रति लीटर के ग्राम से हम खरीदते हैं। तो हमें लगता है कि इससे हम लोगों का रोज़गार भी बढ़ जाएगा, दूध उत्पादन बढ़ जाएंगे, और जो गौ रक्षक मुहिम चलाई जा रही है इसकी भी रक्षा होगी, उन लोगों की भी रक्षा हो जाएगी। और जितने भी बूचर खाने हैं, अवैध हैं, वैध हैं, वो अपरूप बंद हो जाएंगे। आपको एक भी गाय रोड पे दिखाई नहीं देगा। इससे किसान को भी फ़ायदा होगा, दूध उत्पादन बढ़ जाएंगे, युवाओं को रोज़गार मिल जाएगा, किसानों को फ़ायदा होगा। आप गोबर खरीद कर जैविक खाद बना सकते हैं, मीथेन गैस बना सकते हैं, इससे उद्योग बढ़ेगा। अगर एक गोबर को खरीदने से बहुत सारे लाभ हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं हमारे देश में। किसानों को भी फ़ायदा पहुंचेगा, इससे युवाओं को रोज़गार मिलने लगेगा, और दूध उत्पाद में भी हम सबसे आगे निकल जाएंगे। तो ये करने के बजाय सिर्फ गौ माता की रक्षा करने से नहीं होता है। अगर यही करना है, ये सत्य है, तो आप इस पर काम कीजिए,
फिर देखिए इसका फ़ायदा आपको कितना मिलेगा, और पूरा देश आपके प्रति समर्पित रहेगा। तो ये सिर्फ हिंदुत्व का नाम लेकर राजनीति करते हैं, सिर्फ राजनीति करते हैं, राम का नाम लेकर राजनीति करते हैं। हम भी भगवान को मानते हैं, हिंदू है, सनातन धर्म को हम भी मानते हैं, और ये हमें गर्व है कि हम सनातन धर्म को मानते हैं, हम सनातन धर्म से हैं। मुझे भी गर्व है और हमेशा रहेगा। तो हिंदुत्व की बात वही नहीं करते हैं, सब लोग करते हैं। और हमारा देश सांप्रदायिक है, सब लोग को मानते हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। आपको क्या लगता है तेज प्रताप यादव और चिराग पासवान दोनों एक हो पाएंगे? जी देखिए, एक होना नहीं होना ये उनकी बस की बात, ये कहना नामुमकिन है। और राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। राजनीति में ये नहीं कहा जा सकता है कि आप एक नहीं हो सकते हैं, राजनीति में कहीं भी एक हो सकता है। और हम ये नहीं कहते हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री योग्य नहीं है, वो भी हैं। लेकिन हम लोग चिराग पासवान को लेकर चलने का मेरा एक ही मकसद है कि वो हर तरह से सक्षम है, हर तरह से सही है, चूँकि उन्हें सत्ता का लालच नहीं देखा गया। इस चुनाव में भी आप लोग देख लीजिए कि चिराग पासवान ही एक एकलौता युवा चेहरा थे जो सत्ता का लालच नहीं किया और नीतीश कुमार का खुलकर विरोध किया, उनके गलत नीतियों के खिलाफ खड़ा रहा। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये सोचने वाली बात है। तो इसलिए हम लोग चिराग पासवान जी के साथ हैं। हाल में ही उन्होंने बिहार भ्रमण यात्रा या शोभा यात्रा कुछ किया था ना? जी जी चिराग पासवान जी। जी, आशीर्वाद यात्रा उन्होंने निकाली थी। आशीर्वाद यात्रा, चूँकि देखिए आशीर्वाद यात्रा इसलिए निकाली थी कि जिस अभी कुछ दिन पहले ही उनके पिताजी का 1 साल पहले देहांत हुआ, और वो लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और उनके 5 सांसद उनके पिताजी के जाने के बाद उन्हीं के खिलाफ हो गए। चूँकि उन लोगों को उनसे मतलब नहीं था, बिहार की जनता से मतलब नहीं है, उनको सिर्फ अपने कुर्सी से मतलब था, उनको मंत्री बनना था। जो चिराग पासवान उनके गलत नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे, वो चाहते थे कि वो ये ऐसा नहीं करे, वो सिर्फ नीतीश कुमार का समर्थन करें और सरकार में हम आवें और हम लोग मंत्री बने। वो सिर्फ मंत्री बनने के लिए ये लोग अलग हो गए। लेकिन चिराग पासवान अपने सिद्धांतों से अलग नहीं हुआ। ये एक शेर का बच्चा ही कर सकता है जो चिराग पासवान ने किया। अच्छा सिंटू जी, मेरा आपसे एक और क्वेश्चन, बढ़ती महंगाई पे आपका क्या कहना है? बढ़ती महंगाई का आप नाम ही मत लीजिए। अभी देख लीजिए पेट्रोल, कभी सोचते भी नहीं थे कि हम लोग इस उम्र में ही 100 का पार 160 पेट्रोल हमको भराना पड़ेगा, डीजल भराना पड़ेगा, कड़ू तेल 200 रुपये लीटर हमें ख़रीदना पड़ जाएगा। और हर चीज़ महंगाई है, महंगाई का कोई सीमा। ट्रांसपोर्ट, जिस समय आप कच्चे तेल जबकि आप खरीदते हैं 30 रुपये प्रति लीटर, नेपाल को हम तेल देते हैं, वहाँ भी 60 रुपये 62 रुपये मिल रहा है। और इंडिया में, जहाँ भारत है हमारा, हम अपने देश में अभी 100 रुपये से ऊपर खरीद रहे हैं पेट्रोल डीजल। तो महंगाई का कोई मतलब ही नहीं रह गया है। इस पर ना सरकार को ध्यान है, ना बिहार सरकार को ध्यान है। इस पर सिर्फ ये लोग राजनीति, सिर्फ वही हिंदुत्व की जो भी आपने बात कही, बस वही सब को लेके आप जगाते रहिए। और महंगाई का मार जो है आम जन मानस झेल रही है, हम लोग झेल रहे हैं। अभी 200 रुपये लीटर, क्या आप कहते हैं कि हम चावल दे रहे हैं 5 केजी आलू दे रहे हैं, 5 केजी ये दे रहे हैं, क्या उससे हम लोगों का पेट भरेगा? तेल नहीं खाएं, तेल की महंगाई कहाँ चली गई है, सब्जी की महंगाई कहाँ चली गई है? तो महंगाई का कोई आकलन ही नहीं रह गया। हर चीज़ में आप जाइए, इलेक्ट्रॉनिक आइटम का, उसी तरह जो सामान पहले 100 रुपया में मिलता था, वो सामान अभी 150-200 रुपया में मिल रहा है। तो महंगाई का कोई मतलब नहीं रह गया। इन लोगों का कोई नियंत्रण नहीं है महंगाई पर, किसी तरह का नियंत्रण नहीं है। ये सिर्फ भगवा का राजनीति करते हैं। तो इससे हम समर्थन नहीं है उन लोगों के। बीते दिनों में, और जैसा कि अभी भी कोरोना काल का दूसरा लहर आया था, तीसरा लहर भी आने वाला है, उस पर शिक्षा की जो स्थिति चरमरा गई थी, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, शिक्षा की स्थिति बिहार में आज विगत 10 साल पहले चरमरा गई थी। आज नया चरमरा कल परसों की बात नहीं है। 10 साल पहले जब नीतीश कुमार बिहार में आए
तभी चरमरा गई थी। चूँकि इंटर बेसिस का पढ़ाई का क्या महत्व है वो आप युवा हैं, हम हैं, सारे लोग हैं, वो जानते हैं कि इंटर बेसिस के पढ़ाई का कितना महत्व है। और उसको आप कॉलेज से निकाल कर स्कूल में दे दिया था, तो उसको जिस समय वो स्कूल में चला गया वैसे स्कूल में आपने दे दिया उस इंटर बेसिस का पढ़ाई, जहाँ योग शिक्षक नहीं है, अभी स्कूल नहीं है, योग शिक्षक नहीं है। अभी देख लीजिए बहुत सारे स्कूल हैं जो बंद पड़े हुए हैं, जहाँ शिक्षक नहीं है। अब सिर्फ कागजी पे आप सब कुछ करते आ रहे हैं, धरातल पे आप जाइए तो कुछ दिखाई नहीं देता है। तो शिक्षा ऐसे भी आप देख लीजिए, नीति आयोग के अनुसार भी बिहार जो है भारत में सबसे नीचे पैदान पे है शिक्षा में। तो शिक्षा को तो नीतीश कुमार ने गर्त में मिला दिया। सबसे ज़्यादा अगर नुकसान दिया है उन्होंने तो शिक्षा में दिया है, और युवाओं को बर्बाद करने का काम किया है। बढ़ती युवाओं में बेरोजगारी पे आपका क्या कहना है? जिसमें जहाँ शिक्षा नहीं है, जहाँ तो वहाँ रोजगार कहाँ से आएगा? जब पहले हम शिक्षा को पहले हम बेस मजबूत करेंगे तब तो हमें रोजगार मिलेगा। ये कभी 10 लाख की बात करते हैं, कभी 20 लाख देने की बात करते हैं। हर चुनाव जब आती है तो हम 10 लाख दे रहे हैं रोजगार, 20 लाख दे रहे हैं। अब 15 साल से सरकार चला रहे हैं, तो क्या है 15 साल से सरकार चला रहे तो चुनाव के समय इसी चुनाव में आपको 10 लाख रोजगार देने की बात कहने के लिए आप आए? इससे पहले रोजगार नहीं था। रोजगार ये लोग देना ही नहीं चाहते हैं, इन लोगों के पास रोजगार है ही नहीं, क्योंकि ये लोग सिर्फ सत्ता में और अपने कुर्सी पर बैठने के लिए राजनीति करते हैं। ये 24 घंटा आप देख लीजिए, कहीं भी आप सोशल मीडिया पे देख लीजिए, मीडिया पे देख लीजिए, टीवी पर देख लीजिए, अखबार में देखिए, बस सिर्फ जोर तगड़ के लिए ये लोग 24 घंटा पेपर में पढ़िए तो आप कभी रोजगार की बात नहीं चर्चा होगी, ना उद्योग की बात होती है, ना कहीं मतलब आपको पढ़ने के लिए मिलेगा कि नहीं आज बिहार सरकार ऐसा किया है, बिहार सरकार ऐसा किया है, या बिहार सरकार बिहार की जनता के लिए ये सब सोच रहा है। तो ये आपको कहीं सुनने के लिए नहीं मिलेगा। सिर्फ मिलेगा तो राजनीति में। आज ये विधायक जदयू में चले गए, जदयू का विधायक राजद में चले आए, फलना विधायक यहाँ चले गए, फलना मंत्री ये बने, बस इसी में हम लोगों का समय जाता है, ना कि और वो लोगों का जो कमाई है, जो फंड मिलता है, वो लोग अपने जेबी में रखते हैं। अभी देख लीजिए वही चीज़ हो रहा है, जैसे अभी दारू बंद हुआ, लेकिन आपको कहाँ दारू बंद है? कहीं दारू बंद है? हर जगह दारू मिल रहा है, प्रशासन भी मिला हुआ है इसमें। हर जगह आप खुलेआम दारू हर गांव चौराहा पर मिलता है लोगों को। अब तो इतना आसान हो गया है कि लोग घर में बैठकर पीते हैं। पहले तो दुकान पे जाना पड़ता था, आप गमछी मुंह में लगा के कि भाई कोई देख लेगा। अब तो घर तक पहुंच जाता है आसानी से, इतना होम डिलीवरी होने लगा है। और हर दिन आप कहते हैं कि हम प्रशासन पकड़ रही है, तो आखिर आती कहाँ से है वो दारू जो प्रशासन गांव में पकड़ती है? बॉर्डर कैसे क्रॉस कर रही है? तो जितने भी जदयू के चमचे हैं सब यही सब जो है अभी दारू का माफिया बने हुए हैं, खनन माफिया बने हुए हैं। अभी खनन का देख लीजिए स्थिति, और उसमें पता कीजिए कि खनन में कौन सबसे बड़ा लीडर है, तो पता चलेगा सब जदयू का लीडर है। तो कोई हाथ देने वाला नहीं है, किया तो सरकार हमारी है। तो ये गुंडों की सरकार बन गई है, ये अफसरशाही सरकार बन गई है, न कि ये आम जनमानस का सरकार है। सिंटू जी, आपने कोरोना काल जैसा कि पिछला साल पहला लहर आया था, इस साल दूसरा लहर आया, और जैसा कि सरकार आशंका जता रही है तीसरा लहर भी आने वाला है। इस कोरोना काल में ऑल ओवर आप जैसे कि बीहट के रहने वाले हैं, पूरे बीहट और बेगूसराय की जनता के लिए आपने कौन कौन सा काम किया था उस समय? देखिए, हम एक आम युवा हैं, आप लोगों की तरह हैं। हमारे पास कोई ऐसा फंड नहीं है सरकार का, या हम लोग सिर्फ आवाज़ उठा सकते हैं। आवाज़ उठाने का काम किया, लोगों को मदद पहुंचाने का काम किया जो हमसे बन पड़ता है। हमने कोरोना काल में भी लोगों को राशन सामग्री, अंग वस्त्र, विकलांग दिव्यांग लोगों के लिए भी हम लोगों ने एक मुहिम चलाया। तो जो हमसे बन पड़ा हमने किया। कोरोना काल में बाढ़ जैसी भीषिका में भी हम लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सबसे पहले बेगूसराय में बछवाड़ा में बाढ़ जब आई थी पिछले वर्ष, तो सबसे पहले हम ही वहाँ उजागर किए थे, लोगों से मिले और लोगों को मदद करने का प्रयास किया। तो उनकी आवाज़ को अफसर तक पहुँचाने का काम करते हैं, जो हमसे बन पड़ता है हम करते हैं।
और पूरे बेगूसराय ज़िला हम घूमे थे कोरोना काल में। अच्छा। लोगों को मदद पहुंचाया, हर विधानसभा गए थे जहां हम लोगों को जानते भी नहीं थे, लेकिन फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोग संपर्क करते थे कि हमारे क्षेत्र में आइए, हमारे क्षेत्र में आइए, हमारे यहाँ बहुत लोग मजबूर हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खाना नहीं खा रहे हैं, उनको मिल नहीं रहा है कोरोना बंदी के कारण। तो वहाँ हम लोग पहुँचते थे, धीरे धीरे ऐसा शुरू किए तो 3 महीना लगातार हम लोग करते रह गए। तो जो हमसे बन पड़ता है करते हैं। अभी मोतियाबिंद का भी हम लोगों ने डॉक्टर का लगा के 410 लोगों का ऑपरेशन करवाया। तो जो हमसे बन पड़ता है हम करते हैं, और जो चीज़ हमें पता चलता है कि नहीं ये चीज़ हमसे संभव है तो हम करने का प्रयास करते हैं। चलिए, ये तो अच्छी बात है, ये एक मानवता को भी दर्शाती है। अच्छा, आप बीहट के हैं तो बीहट के लिए क्या सोचते हैं? जी, बीहट के लिए क्या सोचेंगे, बीहट एक प्रबुद्ध गांव है, हम बीहट के वासी हैं, तो ये हमारे लिए गौरव की बात है कि हम बीहट का बेटा हैं और बेगूसराय का बेटा है, तो ये गौरव की बात है। नगर परिषद बीहट हर तरह से संपूर्ण गांव रहा, शुरू से रहा, यहाँ एक से एक क्रांतिकारी वीर पैदा लिए नगर परिषद बीहट में। तो नगर परिषद बीहट की जो अभी परिस्थिति है, आप खुद एक बार जाके मुआयना करके देखिए कि नगर परिषद की स्थिति क्या है। चूँकि लोग काम करने से ज़्यादा लोग कमाने के पीछे पड़ जाते हैं। जो अभी वर्तमान चेयरमैन है हमारा नगर परिषद बीहट का, उनकी क्या स्थिति है, वो खुद दारू पी के टल रहते हैं। तो ऐसे जनप्रतिनिधि हमारे चेयरमैन बन जाते हैं तो विकास की बात तो हम लोग सोच ही नहीं सकते हैं। अभी आप जाके देखिए कि कहीं भी एक लाइट आपको नहीं दिखेगा। जो लाइट ख़राब हो जाता है वो लाइट बनने की स्थिति में मतलब साल का साल बीत गया, एक लाइट नहीं लग पाता है। तो नगर परिषद बीहट में हम लोग टैक्स देते हैं। क्यों देंगे टैक्स? हम टैक्स देते क्यों हैं? इसी चीज़ के लिए देते हैं कि हमारा विकास हो। कोई सरकार अपने घर से नहीं करती है, ये हम लोगों का पैसा है। हम लोगों से टैक्स लेकर मेरा पैसा ही आप हम पर खर्च करते हैं, वो भी करने में आप लोग नहीं कर पाते हैं, सरकार नहीं कर पाती है। सरकार अपने घर से नहीं करती है, सरकार हम लोगों के पैसा से करती है। तो आप जाके देखिए, आप खुद एक बार मुआयना करके देखिए कि नगर परिषद बीहट की क्या स्थिति है। 10 साल हो गया हम लोगों का नगर परिषद शहरी क्षेत्र बना हुआ। इन 10 सालों में क्या विकास हुआ है वो आप खुद जाके देखिए। एक हॉस्पिटल तक नहीं है हमारे नगर परिषद बीहट में, और हम एक शहरी क्षेत्र कहलाते हैं, और एक हॉस्पिटल नहीं है जहां आम जनमानस अपना इलाज करवा सके। बहुत सारे लोग हर जगह, गरीब अमीर हर जगह है दुनिया में। नगर परिषद बीहट के पूरे क्षेत्र में आप जाके घूमिए, देखिए कि हर तरह के लोग हैं वहाँ, उनको किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। एक हॉस्पिटल तक नहीं बनवा पाए हैं लोग नगर परिषद में, और इनसे क्या उम्मीद किया जा सकता है। चलिए, कोई बात नहीं। मेरा आपसे एक और सवाल है सिंटू जी, आगे इसमें अपने आप को कहाँ देखते हैं राजनीतिक में? देखिए, राजनीति मेरा कोई शौक़ नहीं रहा कि हम राजनीति समय और परिस्थिति कराता है। समय जैसा रहेगा वैसा करेंगे। तो समय चल रहा है राजनीति का, आगे भी चलेगा जब तक ईश्वर और आम जनता का महिमा रहा। अगर लगा कि हम राजनीति करने योग्य हैं तो करेंगे। चलिए, मेरा आपसे एक और आखिरी सवाल है, आगे आप क्या करना चाहते हैं बेगूसराय और बीहट की जनता के लिए? बिल्कुल, बेगूसराय और जब हम राजनीति में आए हैं, समाज का सेवा हमेशा मेरा बचपन से ही शौक़ रहा है, समाज का सेवा करना, समाज के बीच रहना। तो जो हमसे बन पड़ेगा हमेशा हम खड़े रहेंगे, और आगे भी हम खड़े रहेंगे लोगों के लिए। जो हमसे बन पड़ता है हमेशा हम करते हैं। चलिए चिंटू जी, मैं आपसे एक और आखिरी सवाल लेना चाहूँगी, केवी स्टूडियो का यह प्रयास आपको कैसा लगा? बिल्कुल बेहतर है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां लोग अपनी बातों को रख सकते हैं, और जिस तरह से आप प्रखरता से पत्रकारिता कर रही हैं सोनी जी, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप
इसके भी स्टूडियो के माध्यम से लोगों की आवाज़ को बेगूसराय की जनता तक पहुंचाती हैं और बेहतर से आप अपने सवाल को रखती हैं, तो बहुत अच्छा लगा। और ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए बेगूसराय में, जिससे लोगों को अधिक से अधिक जानकारी मिले, लोगों को विकास के बारे में पता चले, लोगों को अपने बारे में पता चले। तो ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। चलिए सिंटू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमारे प्लेटफॉर्म को दिया। यही था आज का एपिसोड। उम्मीद करूंगी यह प्रोग्राम आप सभी को पसंद आया होगा। तो इस तरीके का प्रोग्राम से जुड़े रहने के लिए हमारा जो फेसबुक पेज है, जो कि केवी स्टूडियो बिहार और डॉक्टर रोशन कुमार के नाम से, दोनों को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। उनका यूट्यूब चैनल स्टार्स ऑफ बेगूसराय, उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि बेगूसराय का हर एक अपडेट या राजनीति का हर एक अपडेट, चुनाव का हर एक अपडेट सब आप सभी को मिलते रहे। आप सभी दर्शकों का दिल से धन्यवाद।